सिंपल रिएक्शन, वन स्टेप रिएक्शन वो तुम्हें पता है। आज हम करने वाले हैं मल्टी स्टेप रिएक्शंस में कैसे मोल्स को हमें यूज करना है। पहले वन स्टेप रिएक्शन के भी एक क्वेश्चन करवा देती हूँ ताकि रिवाइज हो जाए। अभी आईआईटी का भी जो कल पेपर था उसमें 3 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें मोल कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए बताना था कितने ग्राम प्रोडक्ट मिला, या ये रिएक्ट जब इसे किया तो क्या क्या कंपाउंड बना। बात ये थी कि वो रिएक्शन नहीं दी हुई थी क्योंकि वो रिएक्शन इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक में कहीं है। उन रिएक्शंस पर मोल कॉन्सेप्ट यूज करना होगा। तो तुम्हें अभी रिएक्शन पता नहीं है तो रिएक्शन गिवन होगी, मोल कॉन्सेप्ट उस पर यूज करना होगा। जैसे अभी मैं रिएक्शन दे रही हूँ, ये है साइनोजन, क्लोरीन से रिएक्ट किया और ये प्रोडक्ट बना। जब फाइनल एग्जाम होगा तो उसमें रिएक्शन गिवन नहीं होगी बिकॉज यू सपोज टू नो द रिएक्शन जो तुम ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में आगे पढ़ोगे। मोल कॉन्सेप्ट उस पर अप्लाई करना। तो अगर रिएक्शन दिया हो तो मोल कॉन्सेप्ट कैसे यूज करते हैं वो ही मैं बता दूं। तो साइनोजन रिएक्ट विद फ्लोरीन टू गिव CF4 and NF3। क्वेश्चन है 2 मोल साइनोजन and 5 mole fluorine react. How many moles of CF4 will be formed? जब भी रिएक्शन के 2 रिएक्टेंट हो तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना होगा? लिमिटिंग रिएजेंट। तो पहले लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करें। तरीका तुम्हें बताया हुआ है मैंने, क्वांटिटी डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्री, क्वांटिटी डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्री। देखते ही पता चल रहा है व्हिच इज लिमिटिंग रिएजेंट, फ्लोरीन। फर्स्ट स्टेप क्लियर हुआ। कहीं भी कोई डाउट हो ना इमीडिएट क्लास में ही बोल देना मुझे। है ना, मोल्स गिवन डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, मतलब ये 1 मोल है। moles given divided by stoichiometric coefficient 7, 5 by 7, 2 by 1, limiting reagent is chlorine। उसके बाद मैंने तुम्हें बताया था that moles of fluorine by stoichiometric coefficient will be equal to moles of CF4 divided by stoichiometric coefficient। limiting reagent से ही ये डिसाइड करेंगे। so now moles of fluorine taken कितने हैं? 5 into 2 करते हैं तो क्या आ जाएंगे? मोल्स ऑफ CF। इससे इजी मेथड नहीं हो सकता। आ गया? चाहो तो रिएक्शन से भी कर सकते हो। रिएक्शन से कैसे करते कि अगर ये 7 मोल है तो ये 2 मोल होगा, अगर ये 1 मोल है तो ये 2 by 7 मोल होगा, अगर ये 5 मोल है तो ये कितना होगा? 2 by 7 into 5। यही आ गया ना। तो चाहे तुम स्टेटमेंट लिख के करो या डायरेक्ट करो, बात एक ही है। हाँ, अभी कैसे जानोगे रिएक्शन? अभी तो तुम्हें रिएक्शन पता ही नहीं है ना, तो तब तक तो केमिस्ट्री पढ़ चुके होगे ना। इस टाइम पर तो तुम्हें रिएक्शन ही नहीं लिखनी आती तो कैसे करोगे? जब तुम रिडॉक्स कर लोगे, आगे इनऑर्गेनिक कर लोगे, तब पता चलेगा। चलिए, अगर हमें ये पता लगाना हो कि हाँ बातें बंद जरा, हाँ लिखिए ये सबने क्लियर। अगर हमें ये पता लगाना हो कि ये कितना अनयूज रहा, C2N2 कितना अनयूज रहा, तो फिर से हम क्या करेंगे? मोल्स ऑफ C2N2 यूज्ड बाय स्टोइकियोमेट्री, मोल्स ऑफ फ्लोरीन बाय इट्स स्टोइकियोमेट्री। तो हमें निकालना है कितने मोल यूज हुए। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फ्लोरीन टेकन इज 5, तो 5 by 7 यूज्ड हुए, बचे कितने? 2 में से माइनस कर 0.7,
तो कितने बजे यहाँ से 1.3 मोल्स ऑफ C2N2 विल बी लेफ्ट अनयूज्ड। मुझे बताओ, यहाँ तक समझ में आया रिएक्शन को देखकर? हमने 2 मोल लिया, उसमें से इतना यूज हो गया, तो अनयूज कितना बचा? हो गया? हाँ, चलें अगले क्वेश्चन पर। ये लिख लिया ना सबने? जब भी 2 रिएक्टेंट दिए जाते हैं, सबसे पहले तुम्हें डिसाइड करना होगा कौन लिमिटिंग रिएजेंट है। लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करने के बाद यू कैन इजीली फाइंड द प्रोडक्ट। उसी की हेल्प से, लिमिटिंग रिएजेंट की हेल्प से ही प्रोडक्ट पता लगेगा। अब जो परसेंटेज यील्ड वाला क्वेश्चन आता है वो इसी पर ही कर लेते हैं। रब कर रही हूँ मैं, इसको लिख लिया ना सबने? सेम रिएक्शन में ये हमने लिया 1 मोल और ये हमने लिया 10 मोल, और NF3 हमें मिला 1.3 मोल। We are getting 1.3 mole of NF3. What is percentage yield of this reaction? What is percentage yield of this reaction? This reaction. What is percentage yield of this reaction? सबसे पहले मुझे बताओ लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? देखते ही पता चल रहा होगा। C2N2, क्योंकि इसके 1 मोल के लिए 7 मोल रिक्वायर्ड है, हमने 10 मोल लिया है, इसका मतलब इसका 3 मोल तो यूज ही नहीं हुआ। अगर ये लिमिटिंग रिएजेंट है तो अगर ये 1 है तो ये कितना बनेगा? 2। तो एक्सपेक्टेड यील्ड कितनी आनी चाहिए थी? 2, एंड वी आर गेटिंग 1.3 is the actual amount divided by theoretical into 100, 65%. So this is the percentage yield, 65%. मुझे बताओ, याद आ गया ये कॉन्सेप्ट? परसेंटेज यील्ड कैसे निकालते हैं? कितना थ्योरेटिकली एक्सपेक्ट किया था और कितना हमें एक्चुअली मिला, यहाँ से परसेंटेज यील्ड निकाली जा सकती है। क्लियर? एक और चीज हमने की थी परसेंटेज प्योरिटी, है ना, कि हमने इम्प्योर सैंपल लिया है और उसके लिए प्योर कितना, जो प्योर होगा वो रिएक्शन के अंदर वही यूज होगा। अब जैसे कि क्वेश्चन है हमारा MnO2 react with HCl to give MnCl2 and chlorine। अभी रिएक्शन तो तुम्हें पता नहीं है ना अभी, तो MnO2 react with HCl to give MnCl2 and chlorine। 10 mole MnO2 react with excess of HCl, react with excess of HCl to give 44 liter chlorine। 44 liter chlorine. What is percentage purity? What is percentage purity of MnO2? HCl excess में डाला है, MnO2 supposed to be used completely। अगर ये completely use होता तो हमें क्लोरीन कितनी मिलती? 10 मोल्स है तो 10 मोल मिलती है, तो 44 लीटर ही है, 1-2 मोल के अराउंड है अप्रोक्सीमेटली। इसका मतलब MnO2 पूरा प्योर नहीं है। रिएक्शन क्या कहती है? एक मिनट, क्वेश्चन लिख लिया सबने? अगर ये 1 मोल मिला तो MnO2 मस्ट बी 1 मोल। तो हम यहाँ क्या करते हैं, मोल्स ऑफ क्लोरीन निकालेंगे। जब भी वॉल्यूम दिया हो
और मोल्स निकालने हो तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं 22.7 से। इतने मोल क्लोरीन है तो मतलब इतने ही मोल MnO2 प्रेजेंट होगा 10 मोल में। देखो जरा कितना आता है, 1.8 समथिंग, 1.91 मोल। इसका मतलब इस 10 मोल में एक्चुअली MnO2 कितना प्रेजेंट है, 1.9। तो कितना परसेंट प्योर प्रेजेंट है, 1.91 प्रेजेंट है 10 में। हाउ मच विल बी इन 100, 19.1%। मतलब कि अगर हमारा सैंपल इम्प्योर है तो वो सारा तो प्रोडक्ट देगा नहीं। जितना प्रोडक्ट मिला उसकी हेल्प से हमने क्या जान लिया कि इस पूरे सैंपल में एक्चुअली MnO2 कितना प्रेजेंट था। परसेंटेज प्योरिटी का मतलब समझ में आया, इम्प्योर सैंपल है, बाकी सारी इम्प्योरिटीज पड़ी हुई हैं, पर एक्चुअल जो कंपाउंड है वही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। प्रोडक्ट की हेल्प से हमें रिएक्टेंट का पता चल जाएगा। परसेंटेज प्योरिटी समझ में आया। एक बार पहले भी मैंने एक क्वेश्चन करवाया था, NaCl और सिल्वर नाइट्रेट से AgCl का प्रेसिपिटेट मिला, कुछ इस तरह का क्वेश्चन था ना, एक बार वो भी करवा देती हूँ फिर से। A sample of rock salt of mass 8 gram, a sample of rock salt of mass 8 gram react with excess of silver nitrate to give white precipitate of AgCl. To give white precipitate of AgCl. If mass of AgCl is found to be 14.35 gram, if mass of AgCl was found to be 14.35 gram, what is percentage purity of NaCl? Then what is percentage purity of NaCl? अगर सिल्वर नाइट्रोराइड का मॉलिक्यूलर मास है 143.5 और NaCl का मॉलिक्यूलर मास है 58.5 ग्राम, तुम चाहो तो मासेस को भी कंपेयर कर सकते हो। 1 मोल AgCl 1 मोल NaCl से मिलेगा, ये तो क्लियर है ना। 1 मोल AgCl 1 मोल NaCl से मिलेगा। 1 मोल AgCl का मतलब कितने ग्राम, 143.5 ग्राम AgCl 58.5 ग्राम NaCl से मिलेगा। यहाँ तक क्लियर है। And we are getting how much, 14.35 gram will be obtained from how much, 5.85 ग्राम NaCl। क्लियर है ना। यहाँ तो 143.5 58 से मिलता है तो 14.35 5.85 ग्राम NaCl से मिलेगा। इसका मतलब एक्चुअली NaCl जो प्रेजेंट था वो सिर्फ कितना था, 5.85 ग्राम, बट वी हैव टेकन हाउ मच, 8 ग्राम। तो परसेंटेज प्योरिटी क्या हुई, 5.85 is present in 8 gram. How much will be present in 100? कितना परसेंट हुआ, 73%। मुझे बताओ परसेंटेज यील्ड, परसेंटेज प्योरिटी, लिमिटिंग रिएजेंट, इसमें अब कोई डाउट है? क्लियर। तो अब जरा आज का जो सीक्वेंशियल रिएक्शन है कि पहली रिएक्शन का प्रोडक्ट दूसरे में यूज हुआ या दूसरे का तीसरे में यूज हुआ, ऐसे क्वेश्चन किस तरह से करेंगे, यहाँ तक आई थिंक काफी क्लैरिटी हो जानी चाहिए। आज जो शीट मिली है उससे और ज्यादा तुम्हें प्रैक्टिस के क्वेश्चंस मिलेंगे।
चले आगे, क्वेश्चन है हमारा, लिखिए जरा। 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, क्वेश्चन लिखे हैं। हाँ क्या बात है, पिछला हो गया ना क्वेश्चन, अगला लिखे। 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट इज ट्रीटेड विद 20 ग्राम HCl, CO2 form is used to neutralize CO2 form is CO2 formed is used to neutralize NaOH. CO2 formed is used to neutralize NaOH. How many moles of NaOH can be neutralized? How many moles of NaOH can be neutralized? अब जरा इधर ध्यान दो। How many moles of NaOH can be neutralized? सबसे पहले बताओ रिएक्शन क्या है, तुम्हारी स्टेटमेंट में रिएक्शन पता चल रही है। हाँ अंगद जरा प्रेडिक्ट करो रिएक्शन, क्योंकि ये कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, CaCO3 प्लस HCl। एक मिनट गाने दोस्तों। हाँ, कोई भी कार्बोनेट एसिड के साथ कौन सी गैस देता है? CO2। तो ये तो हमें पता है ना, CO2 वाटर बनेगा, तो सॉल्ट क्या बनेगा? CaCl2। हो गई प्रेडिक्ट। कोई भी एसिड डालो कार्बोनेट में, CO2 और वाटर बनता है। तो पहला स्टेप तो ये था। दूसरा स्टेप क्या है कि दिस CO2 is used to neutralize NaOH। CO2 बेस के साथ कार्बोनेट बनाती है, तो CO2 बेस के साथ क्या बना रही है? NaOH के साथ Na2CO3 प्लस H2O। अब रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री क्या कहती है? ये अगर 1 मोल है तो उसके लिए HCl कितने मोल यूज होगा? 2 मोल HCl। कितने मोल CO2 बनेगा? 1 मोल CO2 बनेगा। और कितने मोल NaOH यूज होगा? 2 मोल NaOH यूज होगा, क्योंकि पहले रिएक्शन में 1 CO2 है, वही 1 CO2 आगे भी यूज हो रही है। तो ये है स्टोइकियोमेट्रिक कंपोजिशन, 1:2:1:2। मतलब 2 मोल NaOH के लिए 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट यूज होगा, या 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट होता तो 2 मोल NaOH न्यूट्रलाइज होता। मुझे बताओ, पहले तो ये चीज समझ में आई। इनडायरेक्टली, नॉट विद CO2, हमने सीधा रिएक्टेंट से कंपेयर कर लिया। बट हाउ डू यू नो कि हमें कैल्शियम कार्बोनेट ही लेना है? पहले तो हमें डिसाइड करना है ना व्हिच इज द लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करते हैं। पहले तो 20 ग्राम CO2 के मोल्स निकालो। हाँ, पर जो भी है पहले तो निकालना पड़ेगा ना। 0.2 मोल है, और HCl का 20 ग्राम का मतलब 20/36.5, कितने मोल हुए? पॉइंट HCl के, इसके तो 0.2 मोल्स हैं। HCl के कितने हैं? इसके भी 0.2 है। एग्जैक्टली बताओ। पॉइंट 56 एग्जैक्ट बताओ। 0.547। यहां तक तो कर सकते हैं ना? लिसन, एक मिनट। मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, ये 0.5 है, ये 0.2 है।
20 ग्राम HCl के मोल्स निकाले 0.547 आए और 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के मोल्स निकाले 0.2 मोल आए। अब देखिए इधर, अगर ये 1 है तो ये 2 है, अगर ये 0.2 है तो ये कितना है, 0.2 है तो ये 0.4 है, जबकि तुम्हारे पास कितने हैं 0.547। एक सेकेंड, हाँ तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन हुआ, CaCO3। यहां तक समझ में आया। अगर CaCO3 लिमिटिंग रिएजेंट है तो अब हम इसको तो छोड़ के यहाँ से शुरू हो जाएंगे कि अगर ये 1 मोल होता तो ये 2 मोल यूज होता, 2 मोल न्यूट्रलाइज होता। अभी ये कितने मोल है 0.2 मोल, तो कितने मोल एनीवेज न्यूट्रलाइज होगा, आ गया आंसर। एक सेकेंड फिर से सुने, हमारे पास पहले स्टेप में CO2 बन रही थी, वो दूसरे स्टेप में यूज हो रही थी। हमें यहाँ NaOH को कंपेयर करना था कि कितना NaOH न्यूट्रलाइज हो सकता है उस CO2 से जो इन दोनों की रिएक्शन से बनी। तो बिना CO2 को निकाले हमने जस्ट रिएक्टेंट से देख लिया और इनकी स्टोइकियोमेट्री को कंपेयर कर लिया कि अगर ये 1 होता तो ये 2 यूज होता। ये लिमिटिंग रिएजेंट है, अगर ये 1 है तो ये 2 न्यूट्रलाइज हो रहा है, अगर ये 0.2 है तो ये कितना न्यूट्रलाइज होगा 0.4। हमारा आंसर क्या आ गया 0.4। यहाँ तक क्लियर हुआ। ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल था क्योंकि एक ही मोल CO2 बन रही थी, वही मोल आगे भी यूज हो रहे थे। अब थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन करते हैं जहां पर डिफरेंट मोल्स। अब तक एक रिएक्शन पे काम कर रहे थे, अब हम 2 रिएक्शन पे काम कर रहे हैं, बात तो वही है ना, तरीका वही है। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है 2 moles of sodium react with oxygen. 2 mole of sodium react with oxygen to form sodium oxide. On dissolving in water, it is changed into NaOH. How many moles of HCl will be required to neutralize NaOH? How many moles of HCl will be required to neutralize NaOH? इस क्वेश्चन में हम POAC यूज कर सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, बिना पूरी रिएक्शन लिखे। रिएक्शन भी लिख देती हूँ मैं तुम्हें। सबसे पहली रिएक्शन क्या है हमारी, सोडियम विद ऑक्सीजन Na2O, यही है। दूसरे स्टेप में Na2O वाटर के साथ क्या बना रहा है, NaOH. Na2O when react with water it give NaOH. हाँ इधर देखो, एक ऑक्सीजन एटम है, 2 Na and 1 ऑक्सीजन एटम, हाफ O2 का मतलब एक ऑक्सीजन एटम हो गया ना। हाँ दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप क्या है, NaOH फॉर्म, कितने मोल NaOH बनाया 2, तो हमें तीसरे स्टेप में भी 2 NaOH ही लिखना था। जितने इसमें मोल बने उसी को आगे यूज करना है। इट रिएक्ट विद HCl टू गिव NaCl वाटर, ये रिएक्शन तो पता है ना, पर 2 NaOH है तो 2 HCl,
तुम्हें कंपेयर किसको करना था? सोडियम को किसके साथ? HCl के साथ। क्या मोलर रेशियो इनका? 1:1। तो तुम्हारा आंसर सीधा ही आ गया ना, ये 2 मोल है तो HCl कितना यूज होगा? 2 मोल। प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन क्या कहता है कि अगर 2Na है तो उससे 2NaOH बनेगा। सोडियम लास्ट तक जा रहा है तो जितना सोडियम शुरू में लिया एंड में भी उतना ही जाएगा। एक सोडियम से एक NaOH बनता है तो 2 सोडियम से 2 NaOH बनेंगे और 2 NaOH के लिए 2 HCl यूज होगा। ये 3 स्टेप थे। 3 क्या चाहे 10 स्टेप को क्या फर्क पड़ता है? मेथड तो वही है ना। और क्वेश्चन में जैसे ये रिएक्शन बड़ी सिंपल थी, स्टेटमेंट में ही काफी कुछ रिएक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन है। सोडियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म Na2O। तुम्हें पता है Na2O है, सोडियम ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, तो यही रिएक्शन होगी ना। बैलेंस आगे तुम्हें थोड़ा सा देख के करना पड़ेगा, पर स्टेटमेंट का आइडिया रिएक्शन को देख के हो जा रहा है। पता चला? डायरेक्ट हमें ये जानने की जरूरत नहीं थी कि Na2O कितना बना, NaOH कितना बना, सीधा हमने HCl और सोडियम को कंपेयर कर दिया। यही है सीक्वेंशियल रिएक्शन। ये पहली रिएक्शन का प्रोडक्ट दूसरे में, दूसरी का तीसरे में, तीसरी का चौथे में यूज हो रहा है और लास्ट को फर्स्ट से कंपेयर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन लिखिए। कोई डाउट इस क्वेश्चन में? हाँ जी, क्वेश्चन है हमारा, पिछला लिखिए ना सबने। KClO3 on heating gave oxygen and KCl. KClO3 on heating gave oxygen and KCl. How many moles of KClO3 will be required? How many moles of KClO3 will be required to give sufficient oxygen that can burn 10 mole carbon to CO2? KClO3 on heating gave oxygen and KCl. How many moles of KClO3 will be required to give sufficient oxygen that can burn 10 mole carbon into CO2? सबसे पहले तो दोनों इक्वेशन लिखनी होगी हमें, बैलेंस इक्वेशन। फर्स्ट रिएक्शन KClO3 give KCl plus O2, बैलेंस करें इसको 2 कर दें, इसको 3 कर दें, ये 2 कर दें। और इसी ऑक्सीजन से हमें बर्न करना है क्या? कार्बन। पहले स्टेप में कितने मोल CO2 बन रहा है? 3। तो दूसरे स्टेप में उसको 3 मोल को ही यूज करना है, तो हम सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। अब बताओ क्या मोलर रेशियो है? 2 KClO3 give 3 O2 which can burn 3 कार्बन, यही है। और तुम्हें डायरेक्ट किसको कंपेयर करना था? कार्बन और KClO3। तुम्हारे पास 3 मोल कार्बन होता तो 2 मोल KClO3 रिक्वायर्ड था, प्योर KClO3 2 मोल रिक्वायर्ड था। एक सेकेंड, यहां तक समझ में आ गया ना? ये स्टोइकियोमेट्री कॉम्पोजिशन जिस रेशियो में रिएक्शन हो रही है वो क्लियर हो गया? आंसर निकाल के बताएं मुझे। 6.66 कि अगर ये 3 कार्बन होता तो 2 मोल KClO3 रिक्वायर्ड था,
अगर 1 कार्बन होता तो 2/3 मोल रिक्वायर्ड होता, और अभी हमारे पास कितना कार्बन है? 10 मोल्स कार्बन, तो 20/3 KClO3 will be required, which is 6.66 मोल। यहाँ तक बताएं, क्लियर हुआ? हमें कोई जरूरत नहीं है कि पहले KClO3 से कितनी ऑक्सीजन, कार्बन के लिए कितनी ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन से KClO3 निकालें, डायरेक्ट ही ना कर लें। ये 1 स्टेप नहीं, 2 या 3 स्टेप में किस तरह से यूज, IIT में भी जो क्वेश्चंस आए ना ऐसे ही है, 2-3 स्टेप से। रिएक्शंस थोड़ी सी अलग सी हैं जो कि तुमने नहीं की हुई, अभी तो मैं बड़ी सिंपल सी रिएक्शंस बता रही हूँ। तुम्हें रिएक्शन दिया हो तो क्वेश्चन करना आ रहा है, कर सकते हैं ना? तो चलो एक क्वेश्चन जरा करके बताओ बिना मेरे हिंट के। हाँ क्वेश्चन है, यहाँ तक नोट कर लिया इसमें? कर ले 6.66। हाँ चले आगे, तो लिखिए अगला क्वेश्चन। हाउ मच सल्फ्यूरिक एसिड will be required to completely react with 400 gram calcium carbonate of 80% purity, and what volume of CO2 will be formed? तो 1 स्टेप रिएक्शन ही। और अभी अभी मैंने तुम्हें एक हिंट दिया था कि कोई भी कार्बोनेट एसिड के साथ क्या बनाता है? CO2 एंड वाटर, एंड रेस्ट विल बी सॉल्ट। अब जरा ट्राई करें, परसेंटेज प्योरिटी दे रखी है, 400 ग्राम में एक्चुअल कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? प्लीज जरा ट्राई करें, पेन पेपर उठा के जल्दी से लिख के शुरू करें। कैल्शियम सल्फेट बनेगा CaCO3 प्लस H2SO4, कैल्शियम और सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट बनेंगे और कार्बोनेट CO2 और वाटर में चेंज हो जाएगा। ये है रिएक्शन। क्या CO2 का कितना आया? 78, 72.6। हाँ बोलो, 72.6। इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा? मोल्स को वॉल्यूम में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं 22.7 से, है ना? 1 मोल का वॉल्यूम 22.7। सबसे पहले तो मुझे बताओ कैल्शियम कार्बोनेट कितने ग्राम है? 400 का 80%, किसी भी वैल्यू का जब हम परसेंट निकालते हैं यही करेंगे ना। ये कितना है? 320 ग्राम, और 320 ग्राम का मतलब मोल्स कितने में? मास को मोल्स में चेंज करने के लिए हम डिवाइड करते हैं किससे? मॉलिक्यूलर मास से।
और कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 100. सो वी हैव 3.2 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. तो इसके लिए सल्फ्यूरिक एसिड कितने मोल चाहिए 3.2 मोल. कितने ग्राम चाहिए जब मोल को मास करना है 1 मोल का मास 98 तो 3.2 मोल का मास कितना आ गया 300. ये हो गया. अगर ये 3.2 मोल है तो CO2 पे कितने मोल बनेगी 3.2 मोल. इतने मोल CO2 का वॉल्यूम 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है 22.7 लीटर. तो 3.2 मोल का वॉल्यूम कितना होगा 72. पता चला. रिएक्शन में तो वही यूज होगा जो प्योर है. आ गया. पिछले टेस्ट में भी एक इस तरह का क्वेश्चन था वॉल्यूम बेस्ड, वो भी बताती हूँ मैं. ये क्लियर है. हाँ जी आगे चलते हैं. क्वेश्चन है पिछला हो गया ना 1 लीटर मिक्सचर ऑफ CO and CO2. 1 liter mixture of CO and CO2 is passed over red hot carbon. CO2 react with carbon to form CO. कार्बन मोनोऑक्साइड में चेंज हो जाती है. वॉल्यूम ऑफ gaseous mixture after the reaction is found to be 1.6 liter. Is found to be 1.6 liter. What is percentage composition of original mixture? What is percentage composition of original mixture? Original mixture मतलब ये वाला. इस 1 लीटर में कितना लीटर CO है और कितना लीटर CO2 है. तुम अज्यूम कर लो कि ये x लीटर है और ये y लीटर. मान लो CO x लीटर थी, CO2 y लीटर थी, तो x plus y will be 1. एक इक्वेशन तो ये बन गई. अब हमें क्वेश्चन में ही क्या दिया हुआ है कि रेड हॉट कार्बन के साथ रिएक्ट कौन कर रहा है CO2 रिएक्ट विद कार्बन टू गिव CO. यही होगी रिएक्शन. कार्बन तो सॉलिड है, ये गैस है, ये भी गैस है. अगर ये y लीटर होता तो CO कितनी बनती 2y. अगर CO2 y लीटर होता ओरिजिनल मिक्सचर में तो CO2 कितनी बनती CO कितनी बनती 2y लीटर. जब रिएक्शन खत्म होता तो हमारे पास टोटल CO कितनी बचती x जो ओरिजिनली पड़ी हुई है प्लस 2y जो रिएक्शन से मिली. दोबारा से सुने, हमारे ओरिजिनल हंसना बंद करो और जो बता रही हूं उस पर ध्यान दो. हमारे ओरिजिनल मिक्सचर में CO है x लीटर जो रिएक्ट नहीं की, CO2 थी y लीटर. अगर ये y लीटर होती देन आफ्टर द रिएक्शन इट गेट्स चेंज इनटू 2y लीटर CO. सो रिएक्शन जब खत्म हुआ तो हमारे पास टोटल गैसेस जो बची वो क्या थी, ये वाली CO जो ओरिजिनली प्रेजेंट थी x प्लस 2y. और ये टोटल वॉल्यूम इज फाउंड टू बी हाउ मच 1.6 लीटर. यहाँ से y कितना आया 0.6. इक्वेशन सॉल्व करना तो आता है ना. फर्स्ट और ये सेकेंड डिवाइड कर दें, माइनस कर दें, सबट्रैक्ट कर दें, तो
तो y की वैल्यू कितनी आ गई 0.6। अब तुम्हारे 1 लीटर में अगर y 0.6 है तो x कितना हुआ 0.4 लीटर, और यही फाइंड करना था हमें। व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ ओरिजिनल मिक्सचर? योर ओरिजिनल मिक्सचर इज 1 लीटर। 1 लीटर में CO और CO2 है। तुमने अज्यूम किया कि CO x लीटर थी और CO2 y लीटर थी, तो एक इक्वेशन x प्लस y इज 1 लीटर होगी, ठीक है। अब रिएक्शन पे आते हैं। CO will not react, क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया हुआ, बट CO2 रिएक्ट की डेड और कार्बन से पास करने के बाद जितनी CO2 थी वो डबल CO में चेंज हुई। अगर y लीटर CO2 थी तो रिएक्शन के बाद CO कितनी बनी होगी 2y लीटर। ओरिजिनली CO x लीटर है, 2y रिएक्शन के बाद बनी, so after the reaction the total volume was found to be 1.6 liter। 1.6 लीटर में क्या है x लीटर CO जो ओरिजिनली थी, 2y लीटर जो अभी बनी, तो x plus 2y is 1.6। दो इक्वेशंस हैं, सॉल्व करके x और y आ जाए। क्वेश्चन समझ में आया? हाँ 1 माइनस x भी ले सकते थे, चाहो तो ऐसे भी कर सकते हैं, पर ये ज्यादा इजी है। हाँ बोलो। ये आया x लीटर CO ओरिजिनली थी और CO2 इस रिएक्शन में यूज हुई। अगर CO2 y होती तो CO कितनी बनती डबल 2y। तो अब आफ्टर द रिएक्शन वी आर हैविंग CO जो कि इस रिएक्शन से बनी 2y प्लस ओरिजिनली जो x पड़ी हुई, तो x plus 2y is the gaseous mixture left after the reaction and its volume is 1.6 लीटर। तो हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई। यहाँ पर हम गैलुसेक्स लॉ यूज कर रहे हैं रिएक्शन के लिए। आ गया समझ में? हाँ जी, ऐसा ही एक और क्वेश्चन देखते हैं, लिखिए जरा। ये शायद पहले भी करवाया मैंने, आई होप कि सारे स्टूडेंट ये सॉल्व कर सके। लिखिए क्वेश्चन। A gaseous mixture of volume 3 liter. A gaseous mixture of volume 3 liter having C3H8 and C4H10, मतलब propane and butane, on combustion give 10 liter CO2. On combustion give 10 liter CO2. What is percentage composition? What is percentage composition of gaseous mixture? ट्राई करें, बीच में आंसर नहीं बोलेंगे। सबसे पहले बैलेंस इक्वेशन लिखिए दोनों की और सॉल्व करें। हाँ जी, कौन बताएगा आंसर? हाँ बताओ। 1 and 2 लीटर, 1 लीटर प्रोपेन और 2 लीटर ब्यूटेन, यही आ रहा है। बाकी लोग भी देखो जरा, क्वेश्चन में 3 लीटर है टोटल। अगर मान लो ये x है ये y है, तो x प्लस y इज 3, एक इक्वेशन ये बन गई। अब देखें, अगर ये 1 है तो ये 3 है, अगर ये x है तो ये कितना बना होगा 3x। इफ इट इज y तो ये कितना बना होगा 4y। 3x प्लस 4y, ये टोटल क्या है CO2, जो क्वेश्चन में कितनी दी हुई है 10। अब इन दो इक्वेशंस हैं, इनको सॉल्व करना है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 से और सबट्रैक्ट करते हैं सेकंड वाले से। जरा देखें कि अब कितना आता है y 1 लीटर। अगर y 1 लीटर है तो ऑब्वियसली x क्या होगा, मुझे बताओ। परसेंटेज कंपोजिशन गैसियस वॉल्यूम से कैसे निकाला जाता है, पता चला? कोई डाउट? अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ लिखना है, पहले तो बताओ कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? चाहते तो इसको x करके इसको 3 माइनस x कर देते, पर ये x प्लस y ज्यादा है, इजी है ना सॉल्व करना। हाँ लिखिए पिछला वाला ये। क्यों?
हमें क्या पता CO2 कितनी है? हो सकता है ओरिजिनली CO ज्यादा है, ओरिजिनली CO 0.4 लीटर था और CO2 0.6 लीटर था। 0.6 लीटर डबल होकर कितना बना दिया इसने? 1.2, 1.2 प्लस 0.4 हो गया ना 1.6 लीटर। बन नहीं रही CO2 यहाँ इस रिएक्शन में जितनी है CO उसकी डबल बन रही है, कुछ पहले भी पड़ी हुई है। ये देखो ना 1 लीटर मिक्सचर है जिसमें CO भी है CO2 भी है। अब लास्ट में क्या हुआ? CO2 पूरी ही CO में चेंज हो गई, तो ये जो 1.6 लीटर था दैट वाज ओनली CO, जो CO2 से बनी प्लस जो ओरिजिनली। ये ना शुरू में पहली लाइन 1 लीटर CO प्लस CO2 आ गया। अगला क्वेश्चन, मैं यहाँ 3 रिएक्शंस लिख रही हूँ, लिखिए पहले रिएक्शन MnO2 प्लस HCl MnCl2 क्लोरीन प्लस H2O। ये क्लोरीन Ai से रिएक्ट कर रही है आयोडीन प्लस 2 KCl। फिर इस आयोडीन की रिएक्शन हुई Na2H2O। ये सारी रिएक्शन इनऑर्गेनिक में तुम्हारे कोर्स में, एग्जाम में तुम्हें रिएक्शन नहीं दी होगी। ये Ki, these 3 reactions are given और क्वेश्चन है, रिएक्शन लिख ली? yes, हाँ, क्वेश्चन है हमारा 10 मोल MnO2 react with excess of HCl to release chlorine which can displace iodine from Ki solution. 10 mole MnO2 react with excess of HCl to give chlorine that can displace iodine from Ki solution. Due to iodine, resulting solution turn brown. To decolorize this solution, sodium thiosulfate is used. अब क्वेश्चन आंसर क्या निकालना है? How many moles of sodium thiosulfate will be required? To completely decolorize the solution. तो इतना बड़ा क्वेश्चन, स्टेटमेंट इतनी सारी देख के लगता है बहुत बड़ा, ऐसे ही क्वेश्चन आए हैं आईआईटी में, बट कोई रिएक्शन आनी चाहिए। तो ये मल्टीपल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ देखो ये 1 मोल है, ठीक है, इसके 1 मोल से 1 मोल क्लोरीन बनेगी, 1 मोल क्लोरीन से 1 मोल आयोडीन रिलीज होगी, और 1 मोल आयोडीन के लिए कितना चाहिए होगा? 2 मोल। मतलब अगर ये 1 मोल है तो ये कितना मोल रिक्वायर्ड है? 2 मोल। तो सीधा 10 मोल से 20 मोल। आंसर आ गया? पता चल रहा है मोल का यूज क्या है? ड्यू टू आयोडीन रिजल्टिंग सॉल्यूशन टर्न ब्राउन, और इसको डीकलराइज करना है सोडियम थायोसल्फेट डाल के। टू डीकलराइज दिस सॉल्यूशन Na2H2O3 is used. How many moles of sodium thiosulfate will be required? ऐसे ही आज की असाइनमेंट निकालें जो आज मिली है तुम्हें। थर्ड क्वेश्चन देखें इसका। आज वाली 26
का थर्ड क्वेश्चन देखें। दो इक्वेशंस दी हुई, पढ़े जरा इस क्वेश्चन को। आज जो तुम्हें 26 मिली है वर्कशीट सीपीटी सब्जेक्टिव, क्वेश्चन पढ़े जरा। टू रिएक्शंस आर गिवन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, two reactions are given to produce iron. ये दो रिएक्शंस दिए हुए थे और क्वेश्चन क्या था, हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ ऑक्सीजन विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 200 किलोग्राम ऑफ आयरन। ये 200 किलोग्राम आयरन है और उसके लिए कितने ग्राम ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, किलोग्राम। कैसे निकाला है 100? ग्राम है, मोल्स नहीं है। और दूसरी चीज क्या थी, पहले स्टेप में CO कितनी बन रही है, 2 मोल। दूसरे स्टेप में कितनी यूज हो रही है, 3। तो दोनों में CO बराबर होनी चाहिए। इसके लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 से कर दो, इसको 2 से कर दो। पहला काम तो ये करना है। अभी अभी बताया ना मैंने, जो कॉमन चीज है वो दोनों इक्वेशंस में उसके मोल्स बराबर होने चाहिए। अब रीराइट करें इस इक्वेशन को। 6 कार्बन, 3 O2, 6 CO, then 6 CO, 2 Fe2O3 gave 4 iron, 6 CO2। ये आई हमारे पास रिएक्शन टू कंपेयर, और हमें कंपेयर किसको करना है, O2 को आयरन के साथ। निकालना क्या है, O2। 4 मोल आयरन के लिए 3 मोल O2 रिक्वायर्ड है। ये है रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री। यहां तक पहले बताएं, समझ में आया या नहीं, यहां तक लिख ले पहले। तुम्हें मिस्टेक पता चली, पहले तो CO का दोनों तरफ मोल बराबर होना चाहिए, तभी हम लास्ट में कंपेयर कर पाएंगे। 4 मोल आयरन के लिए 3 मोल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। और इस क्वेश्चन में लिसन, इस क्वेश्चन में यहां तक लिख लिया सबने, यहां तक लिख लिया। मास में अगर इसको कंपेयर करते तो हम क्या कहते, 4 × 56 ग्राम आयरन के लिए 3 × 32 ग्राम ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। पहले तो बताओ ये मास मास रेशियो को निकालना समझ में आया। 4 मोल आयरन का मास 4 × 56 ग्राम, ऐसे ही 3 मोल O2 का मास 3 × 32 ग्राम। ये मास मास रेशियो, जैसे मोल्स मोल रेशियो निकालते हैं ना, वैसे मास रेशियो भी निकाला जा सकता है। ये स्टेप क्लियर हुआ। तो अब हमें इतने ग्राम आयरन के लिए इतनी ऑक्सीजन चाहिए, ये तो पता चल गया। तो 200 किलोग्राम के लिए कितने किलोग्राम ऑक्सीजन चाहिए वो निकाल सकते हैं ना। मुझे बताओ, ये स्टेप क्लियर है, यस और नो। ये स्लाइड होगी, हाँ हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो 200 किलोग्राम था, इसको डिवाइडेड बाय 56 कर दो, तो ये क्या आ जाएंगे, आयरन के मोल्स। मोल से भी कर सकते थे, पर तुम्हें लास्ट में एक ऑक्सीजन का मास ही निकालना है ना, इसीलिए हमने मास मास कर लिया। अब अगला स्टेप देखिए, 4 × 56 ग्राम आयरन रिक्वायर 3 × 32 ग्राम ऑक्सीजन, then 1 gram iron will require 3 × 32 by 4 × 56 ग्राम ऑक्सीजन। और हमारे पास क्या है, 200 किलोग्राम। क्योंकि हमें ऑक्सीजन के भी किलोग्राम निकालने हैं, तो इसको किलोग्राम में भी ले सकते थे। देख लो जरा, चलो उसको ग्राम में ही करते हैं। तो ये क्या हो गया, 3 × 32 by 4 × 56 × 200 × 10⁻³ ग्राम। यहां से मास निकाले ऑक्सीजन का कितना आता है।
हाँ 85.71 इंटू 10⁻³ ग्राम। एक मिनट, यहां तक आ गया। अब 10⁻³ ग्राम की जगह किलोग्राम लिख सकते हैं ना। 1000 ग्राम इज 1 किलोग्राम, तो इसकी जगह किलोग्राम लिख दो। तुम्हारा आंसर आ गया 85.71 किलोग्राम। तुम्हारे पे डिपेंड करता है कैलकुलेशन कितनी कॉम्प्लिकेटेड करते हो। पहले ये मोलर रेशियो समझ में आया। 4 मोल आयरन के लिए 3 मोल O2, तो तुमने क्या किया, 4 मोल आयरन का मास और 3 मोल O2 का मास निकाल दिया, मास मास रिलेशन आ गया। उसके बाद 1 ग्राम के लिए कितना, तो 200 ग्राम के लिए कितना। ये समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखो, 4th क्वेश्चन सॉल्व करें, जरा ट्राई करें, बातें नहीं प्लीज। अगला क्वेश्चन, पेन तो उठाओ, उसको रीड भी करो ना क्वेश्चन को, बातें थोड़ी करते रहो। काम कर रहे हैं। तुम्हारी वर्कशीट कहाँ पर है, कुछ कर, एक ही है दोनों के पास। तुम्हारी हाँ तो अपनी लो ना, जॉइंट पेपर थोड़ी करे। तुम्हारी कहाँ है, ली थी बाहर से, बैग में रखी हुई, इसलिए तुम इधर आगे आ जाओ बेटे, वरना वहां डिस्ट्रैक्ट होते रहोगे। तुम इधर आ जाओ आगे। हाँ तुम्हें कह रहे, एक बार अपने आप अपने तरीके से डिसाइड सोचो क्या आंसर क्वेश्चन है। यहाँ इधर आ जाओ, ये खाली सीट पड़ी हुई है। हाँ पुष्कर निकालिए अपनी वर्कशीट, जल्दी करो 4th क्वेश्चन को। अभी जो मैंने पिछला क्वेश्चन बताया समझ में आ गया ना। हाँ पिछला क्वेश्चन समझ में आ गया, अब इसको ट्राई करो अगले वाले 4th क्वेश्चन। KCl का फॉर्मूला मास 74.5 ग्राम होता है। ये वाला तो कर लिया ना सबने, 74.5। पोटेशियम का होता है 39, ठीक है, और क्लोरीन का होता है 35.5। KClO3 KCl प्लस O2 देता है, मॉलिक्यूलर मास KClO3 का 122.5 है और KCl का मॉलिक्यूलर मास है 74.5। पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ what mass of KClO3 will be required to produce 1.3 gram oxygen, 1.23 ग्राम ऑक्सीजन। फर्स्ट पार्ट जो था कैसे करना था उसको, 3 मोल O2 के लिए 2 मोल KClO3 रिक्वायर्ड, यही है ना इस क्वेश्चन में। 3 मोल O2 का मतलब 3 इंटू 32 ग्राम ऑक्सीजन के लिए 2 इंटू 122.5 ग्राम KClO3 रिक्वायर्ड है। पहले तो ये मास रिलेशन निकालना आता है या नहीं आया, ये 3 मोल O2 का मास 2 मोल KClO3 का मास, मास मास रिलेशन आ। अब हमारे क्वेश्चन में KClO3 कितना दिया हुआ है, KClO3 नहीं ऑक्सीजन दिया हुआ है कि अगर इतने ग्राम ऑक्सीजन के लिए इतने ग्राम KClO3 रिक्वायर्ड है, तो 1 ग्राम ऑक्सीजन के लिए कितना KClO3 रिक्वायर्ड होगा, इतने ग्राम, और 1.23 ग्राम ऑक्सीजन के लिए कितना है, 2 इंटू 122.5 1.23 ग्राम। और इसको सॉल्व करें जरा, देखो जरा क्या आंसर आता है। 6 पॉइंट, अब तो कैलकुलेशन ही करनी है ना, एग्जाम में भी तुम्हें ही करनी पड़ेगी, वहां कैलकुलेटर भी नहीं होगा। हाँ एग्जैक्ट क्या आंसर आ रहा है, 6.27 ग्राम।
6.27 gram pure KClO3 will be required. First part समझ में आया? मैम 3.13 ग्राम है. कितना आ रहा है? 3.13 ग्राम. 3.13 ग्राम आ रहा है. 6.27 कैसे आया? 3.139 है वैसे इसका आंसर. 3.139 ग्राम. डबल कैसे निकाल लिया? 3.139 ग्राम KClO3 प्योर विल बी रिक्वायर्ड. सुनना ध्यान से. इधर एक मिनट. कैलकुलेशन के बाद कैलकुलेशन करनी आती है ना? सॉल्व तो ये तो कर सकते हो ना. अगर इस क्वेश्चन में होता कि KClO3 is 50% प्योर तो हमें डबल लेना पड़ता. तब 6 जो है 34 जो भी है तब नहीं होता. समझ में आया? अगर ये सैंपल हमारा ओरिजिनल सैंपल इम्प्योर होता, 50% प्योरिटी वाला होता, मतलब 50 ग्राम के लिए 100 ग्राम लेना पड़ता, तो इतने ग्राम के लिए कितने ग्राम लेना पड़ता? डबल. पर अभी तो क्वेश्चन में हमारा पूरा प्योर दे रखा है ना KClO3, तो आंसर है 3.139. हाँ जी, पता चला? कैलकुलेशन एरर थी. इसका सेकेंड पार्ट क्या है? What mass of KCl will be produced along with this oxygen? हमें ये भी निकालना है. एक सेकेंड इधर. ये 2 मोल है, उसके लिए 3 मोल ऑक्सीजन देगा. 3 मोल ऑक्सीजन का मास 3 into 32 ग्राम 96 ग्राम ऑक्सीजन है. 96 ग्राम ऑक्सीजन के लिए ये कितना चाहिए? 240 डबल कर लेंगे 245 ग्राम. तो 96 ग्राम ऑक्सीजन के लिए 245 ग्राम KClO3 चाहिए. तो 1.23 ग्राम ऑक्सीजन के लिए कितना KClO3 रिक्वायर्ड होगा? हो गया वो 6. अगर मान लो हमारा KClO3 सैंपल इज इम्प्योर, 50% प्योरिटी वाला है, तो उसमें 3.139 तो हमें प्योर चाहिए. इम्प्योर कितना लेना पड़ेगा? 50 के लिए 100 लेना पड़ रहा है, तो इसके लिए कितना लेना पड़ेगा? डबल. राइट? हाँ, KCl रिक्वायर्ड है ना. इधर देखिए, अब 2 मोल KCl मिलता अगर 3 मोल ऑक्सीजन मिलती. यही है. कंजर्वेशन ऑफ मास भी अप्लाई कर सकते हैं, बट रिएक्शन के हिसाब से देखें तो 3O2 मतलब 96 ग्राम O2 के बनने पर 2 into 74.5 ग्राम KCl बनेगा. पहले तो बताओ ये चीज समझ में आई? अगर 3O2 मिलती तो 2 KCl भी मिलता, मतलब 96 ग्राम O2 अगर मिलती तो इतने ग्राम KCl भी मिलता. एंड वी आर गेटिंग हाउ मच ऑक्सीजन? 2 into 74.5 by 96 into 1.23. इतने ग्राम KCl मिलेगा. आप इसको जरा सॉल्व करें, ढंग से कैलकुलेट करें. हाँ, एक मिनट. ये क्वेश्चन कह रहे हो? तो मैं ये 1.23 है और ये मास तुमने निकाला 3.139, दोनों में से माइनस करके बचा हुआ मास KCl का आ जाएगा. वैसे भी कर सकते थे. 1.9 समथिंग, मतलब अराउंड 2 आता है. पर अगर तुम सॉल्व भी करोगे ना तब भी आंसर आ जाएगा. एक तो कंजर्वेशन ऑफ मास का तरीका है. KClO3 का मास तुम्हारे पास आ गया, ऑक्सीजन का मास है, माइनस करके बचा हुआ KCl का मास आ जाएगा. यहाँ से अप्रोक्सीमेटली 2 ग्राम आता है. 1.9 समथिंग, 2.8 नहीं आता, 1.9 समथिंग आता है. प्लीज. हाँ जी, कुछ समझ में आया ये क्वेश्चन? तो अब तक तो मोल का रिलेशन देखते थे ना, अब मास को भी कंपेयर कर सकते हैं. जिस तरह से मोल्स है उनको मास में कन्वर्ट किया जा सकता है. अब अगला क्वेश्चन देखिए.
फिफ्थ क्वेश्चन रीड करें जरा इसको। कैलकुलेट मास ऑफ लाइम इज कैल्शियम ऑक्साइड। Calculate mass of lime that can be produced by heating limestone which is 95% pure. सबसे पहले तो लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हीट करके लाइम और साथ में क्या मिलता है, CO2। हमें लाइम का मास निकालना है। अगर हमने 200 किलोग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया, बट इसकी प्योरिटी कितनी थी, 95%। पहले तो देखो 95% प्योरिटी वाला 200 किलोग्राम में एक्चुअल कैल्शियम कार्बोनेट कितने किलोग्राम, 190। 200 का 95% निकाला हमने, 190 ग्राम, 190 किलोग्राम, मतलब इंटू 10⁻³ ग्राम। इधर पहले तो ये परसेंटेज से एक्चुअल मास निकालना आता है सबको। ये हमारे पास एक्चुअल कैल्शियम कार्बोनेट है। चाहो तो इसको मोल में चेंज कर लो, नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। हमें यहाँ निकालना क्या है, लाइम का मास। इसका फॉर्मूला मास क्या है, कैल्शियम का कितना होता है 40 और ऑक्सीजन का 32 है, तो 16 है ना, यहाँ तो एक ही ऑक्सीजन है। क्या हुआ ये 56 ग्राम। अब बताएं जरा इसका मास रिलेशन क्या बताता है। 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट से 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा, मतलब मॉलिक्यूलर मास 100 ग्राम से 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा। ये था हमारा मास रिलेशन। अब इसको कन्वर्ट करना है हमें किसके लिए, 190 के। 100 से 56, 1 ग्राम से 56 बाय 100, तो 190 इंटू 10⁻³ ग्राम से कितना, 56 बाय 100 इंटू 190 10⁻³। तुम चाहो तो उसको 10⁻³ ऐसे ही रख दो, बाकी सॉल्व कर लो। 106400 106,400 ग्राम। किलोग्राम में कितना हुआ, 106.4 किलोग्राम। ग्राम्स को किलोग्राम में चेंज करने के लिए डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे। 6.4 किलोग्राम कैल्शियम ऑक्साइड। बताइए क्वेश्चन समझ में आ रहा है। 95% प्योरिटी का मतलब उसमें 5% तो इम्प्योर है, तो इसका मतलब पूरे 200 में 10 जो किलोग्राम है वो तो इम्प्योर है। बचा हुआ 190 किलोग्राम ही रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन देखिए, परसेंटेज यील्ड वाला क्वेश्चन है। परसेंटेज यील्ड निकालनी है, जरा पढ़ें क्वेश्चन जल्दी से। तुम्हें क्वेश्चन में एक इम्प्योर सैंपल दिया हुआ है, रिएक्शन के अंदर तो प्योर ही यूज होगा ना, तो जब रिएक्शन यूज करनी है तो इम्प्योर को किसमें चेंज करो, प्योर में। अगर क्वेश्चन में तुमसे मास ही इम्प्योर का पूछा जा रहा है तो पहले प्योर का मास निकालो, फिर इम्प्योर का मास निकालो। अगला क्वेश्चन देखें, रिएक्शन दिया हुआ है क्वेश्चन में, हाइड्राजीन इसको कहते हैं N2H4 और उसके साथ डाई नाइट्रोजन टेट्राफ्लोराइड, ये भी दिया हुआ है और रिएक्शन इज गिवन। प्लीज जरा कैलकुलेट करके बताएं। मॉलिक्यूलर मासेस मैं बता देती हूँ। हाइड्राजीन का मॉलिक्यूलर मास है 32 और N2H4 का मॉलिक्यूलर मास है 104 और HF का हो गया 20 और नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास है 28। तो मॉलिक्यूलर मासेस दे दिए मैंने।
प्लीज जरा क्वेश्चन समझे, और जिसको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा मुझे बता दें अभी, पहले रीडिंग लगाएं, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा उनसे पूछें। दो रिएक्टेंट अलग अलग मास, जब भी दो रिएक्टेंट अलग अलग मास दिया होता है पहला स्टेप होता है लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करना। अगर तुम्हें मास रेट में प्रॉब्लम आती है, बेटर है मास को शुरू में मोल्स में चेंज कर लो, अगर ऐसा होता है तो। और HF का नहीं, HF का मॉलिक्यूलर मास 20 है। प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट थोड़ी लिमिटिंग रिएजेंट होता है, रिएक्टेंट में ही लेते हैं ना लिमिटिंग रिएजेंट। तुमने दोनों रिएक्टेंट के मोल्स निकाले, तुम्हें देखते ही पता चल रहा है कौन है लिमिटिंग, यही लिमिटिंग है। क्वेश्चन में HF कितने ग्राम मिला है हमें? 2.25 ग्राम। चाहो तो इसके मोल्स भी निकाल सकते थे। 1125। इतने मोल HF हमें मिला, मिलना कितना चाहिए था? 1 मिनट, बाकी अभी ट्राई कर रहे हैं सब लोग। ये अगर 1 है तो ये 4 टाइम है, ये अगर 1 है तो ये इसका 4 टाइम है। अगर ये 0.0538 है तो ये कितना मिलना चाहिए था? इसका 4 टाइम है ना, 0.2 समथिंग जो भी है। ये चीज पता चली। अगर ये 1 है तो ये 4 है, अगर ये 0.0538 है तो ये इसका 4 टाइम मिला होगा, मिलना चाहिए था। मिला कितना? 1125। तो कितना परसेंट मिला, उसी को क्या कहते हैं? रिएक्शन की परसेंटेज यील्ड। अप्रोक्सीमेटली 52-53 के आसपास आता है। कितना आ रहा है? 56। हाँ 53। ये जो डेसिमल के कितने नंबर तक करते हो उस पर डिपेंड कर रहा है। 0.05 तक करोगे तो 56 ही आएगा, पर आगे 38 तक करोगे तो अराउंड 53% आएगा, 52 पॉइंट समथिंग। हाँ लिसन, 1 मिनट। हाँ 56, अब ये तुम्हारी ऑप्शन पे डिपेंड करता है। सब्जेक्टिव में लिख सकते हो जो तुमने यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन किया है, पर बहुत इतना ज्यादा नहीं कर सकते, एटलीस्ट 0.054 कर लेते, मतलब 3 को राउंड ऑफ कर सकते, क्योंकि अगला नंबर 8 है ना, तो खाली फर्स्ट डिजिट से करने पर एडवाइजेबल नहीं है। 1 सेकेंड, ये परसेंटेज यील्ड समझ में आई? अब लिमिटिंग रिएजेंट में तो मुझे नहीं लगता कि अब तुम्हें कोई प्रॉब्लम होगी, है ना। अगला 7th क्वेश्चन, ये बहुत इजी है कैलकुलेशन, जरा ट्राई करो जल्दी से, परसेंटेज यील्ड है। 7th क्वेश्चन जल्दी से करके बताएं, और तुम सबसे हो जाएगा ये। ट्राई करें, बहुत अच्छा लगता है जब आंसर आता है। कैलकुलेशन ज्यादा नहीं है इसकी। रिएक्शन मैंने लिख दी है, इतना टाइम लगना नहीं चाहिए था इस क्वेश्चन में। 100% आ रही है। इधर देखो, अगर ये 46 ग्राम होता तो ये 88 ग्राम मिलता। क्वेश्चन में एसिडिक एसिड तो का तो अमाउंट हमें दे ही नहीं रखा था, इथेनॉल का दिया हुआ था,
ये 46 है तो 88 है, अगर ये 23 है तो ये कितना मिलना चाहिए था? 44 ग्राम, और क्वेश्चन में हमें 44 ही मिल रहा है। तो जितना हमने थ्योरेटिकल है उतना ही एक्चुअल है, तो यील्ड कितनी हुई? 100% हो गई ना। एक मिनट, कुछ पता चला क्वेश्चन? हाँ, रिएक्शन जरूर तुम्हें लिखने में अभी दिक्कत आती होगी, रिएक्शन मैंने लिख दी है। इथेनॉल, वैसे ये 10th में भी थी, एस्टेरिफिकेशन। ओके, हाँ अब तो काफी कुछ नहीं था। तो इथेनॉल प्लस एसिटिक एसिड रिएक्ट टू गिव ईथर एस्टर, बट मासेस दे रखे हैं, फिर तो पता चल जाएगा ना। ऐसे ही एक और क्वेश्चन लेते, ऑर्गेनिक का ये सबको आया समझ में? परसेंटेज हाँ, तुम जो ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज है ना, जो तुम्हारी ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज दे रखी है पेज नंबर जिसका मास दे रखा है, दूसरे के बारे में कुछ नहीं दे रखा है, इसका मतलब वो ज्यादा ही लिया है। ठीक है, तुम्हारी मोल कॉन्सेप्ट के बाद अगली स्टोइकियोमेट्री की एक्सरसाइज है, देखना जरा कौन से क्वेश्चन नंबर से। 39 से है ना। नेक्स्ट क्लास में वो पूरी एक्सरसाइज करके लाना है, इसीलिए सब्जेक्टिव मैंने क्लास में करवा दी। नेक्स्ट क्लास में अगली एक्सरसाइज स्टोइकियोमेट्री की है, वो कंप्लीट करके लाना। हाँ जी, जरा अगला क्वेश्चन लिखिए, इसका नहीं है, मैं नोट करवा रही हूँ। What volume of ammonia will be obtained? जब भी वॉल्यूम लिखा होता है उसमें कंडीशन दी होती है, at STP will be obtained at STP from 2.95 gram acetamide, 2.95 gram acetamide, इसका फॉर्मूला है CH3CONH2, acetamide on reaction with NaOH, and the balanced equation is acetamide with NaOH, CH3COONA and ammonia। एग्जाम में ये रिएक्शन नहीं दी होगी क्योंकि ऑर्गेनिक में रिएक्शन आएगी। सो ये है हमारी रिएक्शन। What volume of ammonia will be obtained at STP from 2.95 gram acetamide on reaction with NaOH? पहले तो एसिटामाइड का मॉलिक्यूलर मास निकाल के बताओ मुझे, कितना मॉलिक्यूलर मास है इसका? सामने दिया हुआ है CH3CONH2, CH3CONH2। मिथाइल का मास कितना होता है? 59। मिथाइल का मास होता है 15, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का हो गया 16, नाइट्रोजन का 14, प्लस ये दो हाइड्रोजन है 2, कितना हो गया? 59। तो अगर यही मिस्टेक करती तो फिर क्वेश्चन यही खत्म हो गया तुम्हारा। तो पहला था मॉलिक्यूलर मास। अब लिसन, इस क्वेश्चन में लिमिटिंग रिएजेंट वाला तो चक्कर है ही नहीं, एक ही कंपाउंड है, तो बेटर होगा कि हम इस मास को मोल्स में चेंज कर लें। 2.95 ग्राम डिवाइडेड बाय 59 क्या आ गए? 0.5 क्या मोल्स। अब रिएक्शन पे आ जाओ। अगर ये 1 मोल है तो अमोनिया कितने मोल मिला होगा? आगे आगे इधर। तो अगर ये 0.05 मोल है तो अमोनिया भी कितना मिला होगा? 0.05। क्या हमें ये पूछा जा रहा है? हमें तो वॉल्यूम पूछा जा रहा है, तो मोल को वॉल्यूम में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 22.7 लीटर से मल्टीप्लाई करते हैं। आ गया? तो क्वेश्चन में वॉल्यूम भी पूछा जा रहा है तो निकाल सकते थे, मास पूछा जा रहा था तो क्या करते? मोल्स को मास में चेंज कर देते, इनटू 17 से मल्टीप्लाई करते, राइट?
इसी तरह से सब्जेक्टिव का अगला क्वेश्चन देखें। एट क्वेश्चन तुमसे हो जाएगा, एक सेकेंड। हाँ जी प्लीज 11 क्वेश्चन देखो, इजी है। 11 क्वेश्चन कैलकुलेशन इजी है। हमारी सब्जेक्टिव एक्सरसाइज का 11 क्वेश्चन, जरा रीडिंग करें उसकी। तुम्हें अब रिएक्शन पता है, बहुत बार लिख चुके हो KClO3 की रिएक्शन। 11 क्वेश्चन तुम्हारे पास नहीं है वर्कशीट? 11 क्वेश्चन पहले मुझे बताओ, रिएक्शन लिखना आ गई ना? KClO3 हीटिंग पर KCl प्लस ऑक्सीजन दे रहा है। क्वेश्चन था हमारा, हम हीटिंग इफ KCl and O2, what volume of oxygen will be liberated by thermal decomposition of 0.1 mole KClO3? अगर ये 2 मोल है तो ऑक्सीजन 3 मोल, अगर ये 1 मोल है तो 3/2 मोल, और अगर ये 0.1 मोल है 3/2 into 0.1 मोल, तो ये 0.15 मोल ऑक्सीजन हो गई। बस अब हमें क्या करना है, इसको चेंज करना है वॉल्यूम में, मल्टीप्लाई कर दें 22.7। आ गया? अब क्वेश्चन हो रहे हैं स्टोइकियोमेट्री के। चलिए अब एक थोड़ा सा चेंज करते, देखते हैं पिछला याद है या नहीं। देखिए, what will be the volume of one molecule of CCl4? What will be volume of one molecule of liquid CCl4 if its density is 1.6 gram per milliliter? Its molecular mass is 154 gram. एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम अगर गैस होती तो क्या कहते? 22.7 लीटर में एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, यही कहते। मतलब एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का वॉल्यूम 22.7 है, तो 1 मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कितना है? बट इन दिस केस वी हैव टेकन अ लिक्विड, उसके एक मॉलिक्यूल का हमें वॉल्यूम निकालना है। कैसे करेंगे क्वेश्चन? थोड़ा सा सोचो। डेंसिटी दी हुई है, कौन सा मास? हाँ क्या? लिक्विड 1.6 ग्राम पर मिलीलीटर, ग्राम पर मिलीलीटर। लिसन प्लीज, क्वेश्चन लिख लिया सबने? अब एक हिंट तुम्हें देती हूँ कि अगर हम 1 मोल का वॉल्यूम निकाल लें, लिसन इधर, अगर हम 1 मोल का वॉल्यूम निकाल लें तो एक तरह से वो एवोगैड्रोस नंबर का वॉल्यूम आ जाएगा। तो एवोगैड्रोस नंबर का ये वॉल्यूम, तो एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कितना? ठीक है, तो अगर हम 1 मोल का वॉल्यूम निकाल रहे हैं, मतलब कि हम मॉलिक्यूलर मास का वॉल्यूम निकालेंगे। अगर हम मोलर मास ले लें 154 ग्राम, मतलब ये 1 मोल का मास है, और इसकी डेंसिटी हमें दी हुई है 1.6 ग्राम पर मिलीलीटर। तो हम डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम से इतने मास का वॉल्यूम निकाल सकते हैं। मास इज 154, डेंसिटी इज 1.6, तो ये वॉल्यूम किस यूनिट में आएगा? मिलीलीटर में आएगा। कितना आ गया ये? 96.24 मिलीलीटर। मुझे बताओ पहले तो ये वाली चीज समझ में आई कि अगर हमने 1 मोल मास का वॉल्यूम निकाल लिया तो एक तरह से एवोगैड्रोस नंबर का मास का वॉल्यूम हमारे पास आ गया। तो 1 मोल का मतलब 154 ग्राम मास लगाते हुए हमें कोई मास तो लेना पड़ेगा ना, इतने मास का ये वॉल्यूम, तो हमने मॉलिक्यूलर मास का वॉल्यूम निकाला। अब ये वॉल्यूम
6.023 10⁻23 CCl4 का वॉल्यूम है 96.2 मिलीलीटर। तो एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कितना होगा? 96.2 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। यस ये अप्रोक्सीमेटली 16 into 10⁻⁻23 मिलीलीटर आ जाएगा। ये क्वेश्चन मार्क कर लें कि अगर कोई लिक्विड दिया हुआ है वहां 22.7 नहीं लगने वाला। इस क्वेश्चन में एक लिक्विड दिया हुआ था, उसकी डेंसिटी दी हुई थी, उसका मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ था, तो हमने उसके मॉलिक्यूलर मास का वॉल्यूम निकाला। किसी भी चीज के मॉलिक्यूलर मास का मतलब 1 मोल होता है, किसी भी चीज के मॉलिक्यूलर मास का मतलब एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होता है। तो इनडायरेक्टली हमारे पास एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का क्या आ गया? वॉल्यूम। अगर हमें इतने मॉलिक्यूल का ये वॉल्यूम है तो एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कितना होगा वो हम इजीली निकाल सकते थे। आ गया समझ? अब तुम्हारी इस वर्कशीट का कौन सा क्वेश्चन है जो क्लास में कर सकते हैं? बाकी की तो वर्कशीट बचे हुए क्वेश्चन कर लेना एक बार। हाँ जी, अब जरा 14 क्वेश्चन करके बताएं। अभी मैंने क्लास में इस तरह का क्वेश्चन करवाया है। 14 क्वेश्चन प्लीज ट्राई करें, देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर देता है। 14 क्वेश्चन प्लीज, इधर ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी एक्सरसाइज का 14 क्वेश्चन जल्दी से ट्राई करें। आज का लास्ट क्वेश्चन जल्दी से ट्राई करें। सबको कैलकुलेट करना है। CO2 हमें दे रखी है 0.5 लीटर, तो क्वेश्चन में दे रखी है CO2। रिएक्शन के बाद क्या होगा? क्वेश्चन हमारा ये है। अगर ये पूरी यूज होती तो डबल बनता, इसका मतलब ये पूरी यूज नहीं हुई। ऐसा क्वेश्चन पहले भी करवा चुकी हूं मैं। तुम्हें अभी किसी बुक का क्वेश्चन नहीं करना, जितने क्लास में क्वेश्चन करवाया ना एक बार जस्ट उसी की रीडिंग करनी है। जितने भी क्लास में अब तक क्वेश्चन करवाए ना सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और नेक्स्ट क्लास में स्टोइकियोमेट्री के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वाले करके लाना, क्योंकि अगला टॉपिक शुरू होगा अगली क्लास में कंसंट्रेशन, जो नेक्स्ट पार्ट है मोल में। उसके बाद फिर से हम रिएक्शन पे आएंगे आफ्टर कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का यूज रिएक्शन में कैसे करेंगे मैं तुम्हें अभी इसमें रिडॉक्स नहीं करवाऊंगी मोल के साथ, क्योंकि स्कूल एग्जाम में भी नहीं आ रहा है। तो इसके बाद अब फिर हम बॉन्डिंग शुरू कर देंगे। रिडॉक्स में बाद में करवाऊंगी सारी रिडॉक्स रिएक्शन टाइट्रेशन विल डू लेटर। हाँ जी, किया किसी ने? एनीवन? हाँ, निकालना ये कि आफ्टर द रिएक्शन कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर क्या है। ऑनलाइन स्टूडेंट में से कोई बताएगा? एनी ऑनलाइन स्टूडेंट प्लीज? हाँ, परसेंटेज कंपोजिशन। तुम कंपोजिशन ही निकाल दो, परसेंटेज छोड़ो, तुम कंपोजिशन ही निकाल दो। ये 700 मिलीलीटर में क्या क्या है? मुझे लगता है तुम्हें क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया, और पहले भी मैंने करवाया था, उसके बाद भी तुम्हें याद नहीं आ रहा। इसका मतलब बुक के जो क्लास में करवाए हुए क्वेश्चन है ना, एक बार ट्राई करना। एंड स्टॉप राइटिंग नाउ, स्टॉप राइटिंग। तुमने क्वेश्चन में CO2 तुम्हें दिया हुआ है 0.5 लीटर, ठीक है। अब सोचो, इधर इधर लिखना बंद, सामने जो देखो जरा, दोबारा नहीं बताऊंगी मैं इसको। अगर CO2 पूरा यूज हो जाता तो ये कितना मिलता? 1 लीटर। क्लियर? तुम्हारे क्वेश्चन में है कि हमने CO2 को रेड और कार्बन से पास किया, पर रिएक्शन के बाद हमें 0.7 लीटर ही मिला। लिखा हुआ है 0.7 लीटर वॉल्यूम मिला। अगर CO2 पूरा यूज हो जाता तो हमें 1 लीटर वॉल्यूम मिलना चाहिए था। इसका मतलब ये
0.5 लीटर में से पूरा यूज नहीं हुआ। सपोज ये x लीटर यूज हुआ, अगर CO2 जो लिया था 0.5 लीटर, उसमें से x लीटर यूज हुआ और 0.5 माइनस x लीटर अनयूज बचा रह गया। जो x लीटर यूज हुआ वो CO कितना बनाएगा? 2x लीटर। यहां तक समझ में आया? अब जब रिएक्शन खत्म हुआ तो हमारे पास क्या बचा? ये जो CO बना और ये जो अनयूज बचा, यही है। ये तो हमें पता चल गया कि CO2 पूरा यूज नहीं हुआ, कुछ यूज हुआ, कुछ बच गया। जो बचा वो फाइनल मिक्सचर में भी होगा। सो हमने अज्यूम किया कि अगर ये x लीटर हमने यूज किया होता तो ये 2x लीटर बनता और साथ में ये अनयूज कितना बचा होता? 0.5 माइनस x लीटर अनयूज बचा होता। एंड दिस टोटल वॉल्यूम इज फाउंड टू बी 0.7 लीटर। 0.7 लीटर फाइनल वॉल्यूम था, जिसके अंदर क्या क्या है? अनयूज CO2 और जो CO बना वो। क्योंकि पहली लाइन से ही हमें हिंट से पता चल गया कि पूरा CO2 कंज्यूम नहीं हुआ। अगर वो पूरा कंज्यूम होता तो हमें फाइनल वॉल्यूम 1 लीटर मिलता। अब यहां से तुमने x निकाला, क्या आया x? x कितना है? 0.2, सॉरी, हाँ 0.2 लीटर। x इज 0.2 लीटर। मतलब हमारे पास रिएक्शन के बाद CO फॉर्म्ड कितना बना? 0.4 लीटर, 2x आना है। एंड CO2 अनयूज कितना था? 0.5 माइनस x, 0.3 लीटर। तुम्हारे पास इस 0.7 लीटर का पूरा हिसाब पता चल गया। इस 0.7 लीटर में क्या क्या है? 0.4 लीटर क्या है? CO। 0.3 लीटर क्या है? CO2। कितना परसेंट CO है? 0.7 में 0.4 लीटर CO है, तो 100 में कितनी है? यही परसेंटेज कंपोजिशन होता है। यहां से परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। दोबारा बताऊं ये क्वेश्चन, एक बार फिर से बताओ, फिर से बता रही हूँ। CO2 कार्बन से रिएक्ट करके CO बना रहा है। वी हैव टेकन 0.5 लीटर, पर रिएक्शन के बाद हमें वॉल्यूम 1 लीटर नहीं मिल रहा। इसका मतलब इसमें से सिर्फ x लीटर यूज होगा और अनयूज जो लास्ट में भी बचा रह जाएगा वो कितना होगा? 0.5 माइनस x अनयूज्ड है। अब रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री पे आ जाओ। ये 1 है तो ये 2 है। अगर ये x लीटर यूज हो रहा है तो ये कितने लीटर बना होगा? 2x लीटर। तो after complete reaction you are having 2x liter CO and 0.5 minus x liter CO2. CO plus CO2. This total volume is 0.7 liter. CO कितना है? 2x. CO2 कितना बचा है? 0.5 minus x. जो यूज हो गया वो तो खत्म है ना। And this is 0.7. यहाँ से x आता है कितना? 0.2. If x is 0.2, then what will be volume of CO? 2x है ना, 0.4 liter. And what will be unused CO2? 0.5 minus 0.2, that is 0.3 liter. तो हमारे पास 0.3 लीटर CO2 बच गया और CO कितना बना? 0.4 लीटर। अगर हमें फाइनल मिक्सचर जो 0.7 लीटर है उसमें परसेंटेज निकालनी होती कि CO2 की परसेंटेज उस मिक्सचर में कितनी है, तो 0.7 में ये कितना है? 0.3। तो 100 में कितना है वही परसेंटेज होती। आ गया समझ में? तो आई थिंक अब ये एक्सरसाइज समझ में आगे भी जो बचे हुए क्वेश्चन है एक बार ट्राई करना सब्जेक्टिव वाले, और ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज कंप्लीट करके लाना स्टोइकियोमेट्री आज ही जाके करना, तभी इसमें थोड़ा सा होल्ड आएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है मोल कांसेप्ट। तो नेक्स्ट क्लास में हम कंसंट्रेशन करेंगे, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, इस तरह की टर्म्स।